अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारा दूसरा जो चैनल है पीस मैसेंजर, उसके ऊपर हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि किस मुल्क का वीज़ा किस तरीक़े से हासिल किया जाए, किस तरीक़े से सफ़र किया जाए। अभी पिछले दिनों में मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाला था कि इंडिया से सिंगापुर तक बाय रोड किस तरीक़े से सफ़र किया जाए, किस मुल्क का वीज़ा कैसे लिया जाए, बॉर्डर कैसे क्रॉस किए जाए, किस तरीक़े से आप जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र कर सकते हैं और इंडिया से लेके सिंगापुर तक आप बाय रोड जा सकते हैं, आपको प्लेन से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे दोस्तों का तकाज़ा कई दिनों से आ रहा था और अक्सर लोगों के ये मैसेजेस भी आ रहे थे कि मौलाना साहब, अगर आप इंडिया से मक्कतुल मुकर्रमा तक किस तरीक़े से सफ़र किया जाए, दरमियान के मुल्कों के वीज़ा कैसे हासिल किया जाए, कौन सा रास्ता ऐसा रहेगा जो एकदम आसानी वाला है, तो उस तरीक़े से अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी तादाद जो हज के फ़रीज़े को अंजाम देना चाहती है, चूँकि हज का जो पैकेज है वो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपये तक है। अब आज के ज़माने के एतबार से गरीब आदमी के लिए बहुत ही दुश्वार है, मुश्किल है। तो कोई आसानी वाला रास्ता, बीच वाला रास्ता अगर निकल जाए तो एक गरीब आदमी भी आराम से, इत्मीनान से, या मुतवस्सित तबक़े का जो इंसान है, मिडल क्लास, वो भी हज के फ़रीज़े को अंजाम दे सके। तो काफ़ी तहक़ीक़ात के बाद, इंक्वायरीज़ के बाद, स्टडीज़ के बाद, मुताले के बाद में, मालूमात हासिल करने के बाद आज मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आपको इंडिया से मक्कतुल मुकर्रमा किस तरीक़े से बाय रोड आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये जो हमारे इस्लाह मुआशरा के जो मेंबरान हैं और पीस मैसेंजर चैनल के जो मेंबरान हैं, उनकी तरफ से आने वाली दरख्वास्त को हम अपने सर आँखों पे रख कर ये आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन और मालूमात दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़, चाहे आप बाय रोड हज के फ़रीज़े के लिए सफ़र करो या बाय प्लेन सफ़र करो, किसी भी तरीक़े से सफ़र करो, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है हज का वीज़ा। सबसे मेन चीज़, सबसे अहम चीज़, बाकी की चीज़ें जो है वो दूसरे नंबर पर आएंगी। हज का वीज़ा। अब हज का वीज़ा आप कैसे हासिल करेंगे? चूँकि इंडिया के अंदर मैंने जो तहक़ीक़ात किया हूँ, इंडिया के अलावा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर बाकी जो 56-57 मुल्कों को अभी सऊदी गवर्नमेंट ने सितंबर 2019 से ऑन अराइवल वीज़ा या ई वीज़ा की जो फैसिलिटीज़ दी है, उसमें ये तीनों मुल्कों को नहीं रखा है। अब इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है सऊदी गवर्नमेंट इन मुल्कों को भी उसमें शामिल कर लेंगी, क्योंकि हर महीने एक दो मुल्कों को उसमें शरीक किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर ऐसा हमारे साथ में हो जाता है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि चाहे फिर उम्रे का सफ़र करना हो या फिर जो है हज का सफ़र करना हो, तो बाय रोड भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ यही आती है कि वीज़ा आपको इंडिया से लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, अहम चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि हज का जो वीज़ा है वो हज का ही वीज़ा होना चाहिए। अब अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं विज़िट वीज़ा लेकर सऊदी जाऊंगा या कोई और वीज़ा लेकर सऊदी जाऊंगा या अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए सऊदी जाऊंगा और इस तरीक़े से हज करने की कोशिश करूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फ़हमी है। मैं आपको सबसे पहले सबसे आखिर वाली बात पहले ही बता देता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट ने मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिले से पहले और मदीना मुनव्वरा में भी दाखिले से पहले हर जगह पे चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। हर लग्ज़री बस, हर कार, हर गाड़ी को वहाँ पे रुकना पड़ता है। सारे लोगों के पासपोर्ट, सारे लोगों के जो आईडी कार्ड्स है वो वहाँ पे चेक किए जाते हैं। मान लो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर हज का वीज़ा नहीं है हज के मौके पर, तो वो आपको वहाँ से वापस भेज देंगे, आपके लिए तकलीफ़ का ज़रिया होगा। तो ये मेरा जो पॉइंट है वो पहले याद रखें। हज का वीज़ा अब आपको कैसे हासिल करना है, उसके लिए अब आपको तहक़ीक़ करना पड़ेगी। चूँकि मैंने जो तहक़ीक़ात किया हूँ, मेरी अपनी जितनी बिसात थी, तो उसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला है
कि इंडिया के जो लोग हैं अगर उनको हज का वीज़ा लेना है तो उनको या तो हज कमेटी से हज का वीज़ा मिलेगा और या तो फिर किसी ऐसे एजेंट यानी ऐसे ट्रैवलर्स से मिलेगा जो सऊदी गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड हो, जिसके पास में सऊदी लाइसेंस हो। ऐसा टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला अगर वो है तो उसको, जिसको सऊदी गवर्नमेंट वीज़े देती है, उसी से आप वीज़ा ले सकते हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो हज कमेटी से वीज़ा ले सकते हैं हज का, या फिर किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले से आप बातचीत कीजिए जिसको जो हज के वीज़ा मिलते हैं, और वो अगर आपको हज का वीज़ा देता है फिर उसकी जो भी कीमत आपकी उससे तय होंगी। तो माशाल्लाह आपके पास में हज का वैलिड वीज़ा अगर रहेगा तो फिर आपके लिए टेंशन की और फ़िक्र की कोई बात नहीं रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये। अब दूसरे नंबर पर उम्रे के लिए भी अगर आप जा रहे हो तो आप यहीं से वीज़ा लेकर जाना, उम्रे का भी वीज़ा। अब उम्रे के लिए जो ई वीज़ा है अभी तक तो हमारे लिए शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब तक शुरू नहीं होता तब तक जो है, क्योंकि सऊदी कॉन्सुलेट में भी आप जाएंगे तो वो लोग वीज़ा नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि किसी ऑथोराइज टूर एंड ट्रैवल्स वाले या एजेंट के पास में ही जाइए, हम लोग उन्हीं को वीज़ा देते हैं। तो उसी से आपको वीज़ा ख़रीदना पड़ेगा। उम्रे का भी वो वीज़ा जो होता है, जो भी उसकी कीमत ठहरेंगी 3,000, 4,000, 5,000 रुपये तक आपको वो वीज़ा ख़रीदना पड़ेगा और वो वीज़ा लेना पड़ेगा उनसे। तो ये मेरा मेन जो पॉइंट है, मैं अपने अभी शुरुआत मैंने नहीं किया हूँ, शुरुआत करने से पहले ही आपको मेन अहम बात ज़रूरी वो बता रहा हूँ, वो है वीज़ा। और पासपोर्ट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो जब आप उस पर वीज़ा लगाएंगे उससे पहले 6 महीने की होना चाहिए। 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, उससे पहले 6 महीने की होना चाहिए। ये एक अहम पॉइंट है, एक अहम चीज़ याद रखो। तो इसके लिए अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी भी हम अच्छे तरीके से चेक कर ले। माशाल्लाह आपके पास में वैलिड पासपोर्ट भी है। अब आपने जो है किसी टूर एंड ट्रैवल्स वाले से जो है हज का वीज़ा भी ले लिया है या उम्रे का वीज़ा आपने लिया है, और अब आप जो है बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हज या उम्रे के सफ़र के लिए सबसे सहूलत और आसानी वाला जो रास्ता है वो है वाया पाकिस्तान। वाया पाकिस्तान के अलावा आपके लिए फिर कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि बाय रोड आप जो है मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र कर सको। अब वाया पाकिस्तान जाने के लिए आपको लगेगा पाकिस्तान का वीज़ा। अब पाकिस्तान का वीज़ा, हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीक़े के हालात है वो हम लोग जानते हैं। अब ऐसी हालत के अंदर पाकिस्तान का वीज़ा अगर लेना है तो पाकिस्तान का वीज़ा कई टाइप का है, बिज़नेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। तो अब चूँकि हमको पाकिस्तान में रहना नहीं है जाकर, बल्कि हम जा रहे हैं हज के लिए, तो हमको सिर्फ़ पाकिस्तान को क्रॉस करना है और फ़ौरन जो है वहाँ से ईरान के बॉर्डर पे पहुँचना है। तो अब उसके लिए हमारे सामने जो सबसे अहम मसला है वो है पाकिस्तान वीज़े का। तो पाकिस्तान वीज़ा के लिए आजकल पाकिस्तान ने इंडिया वालों के लिए भी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ैसिलिटीज़ ओपन कर रखी है। तो आप जो है पाकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा तो वो देते ही नहीं हैं इंडियंस को, उन्हीं इंडियंस को वीज़ा मिलता है जिनके कोई रिश्तेदार वगैरह पाकिस्तान में रहते हैं। अब हमको जो वीज़ा लेना है वो लेना है ट्रांज़िट वीज़ा। ट्रांज़िट वीज़ा ऐसे वीज़ा को कहते हैं कि आप किसी मुल्क से गुज़र रहे हैं और आपको मजबूरी में उस मुल्क के अंदर 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे रुकने की ज़रूरत पड़ गई, उसको कहते हैं ट्रांज़िट वीज़ा। तो पाकिस्तान का आप ट्रांज़िट वीज़ा हासिल करोगे, और पाकिस्तान का जब वीज़ा, ट्रांज़िट वीज़ा के लिए आप फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर आपको सारे डिटेल्स लिखना पड़ेंगे कि पाकिस्तान में आप एंट्री किस पॉइंट से करने वाले हो। और ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में एंट्री के लिए सिर्फ वाघा बॉर्डर, जो ट्रांज़िट वीज़ा लेकर जो जाने वाले हैं उनके लिए जो ऑप्शंस है उसमें सिर्फ वाघा बॉर्डर है। तो वाघा बॉर्डर भी आप पैदल नहीं क्रॉस कर सकते, उसके लिए आपने दिल्ली से जो लाहौर के लिए बस चलती है, या तो उस बस के ज़रिए से आप सफ़र करोगे या फिर ट्रेन के ज़रिए से, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन से।
अब आप चाहे बस के ज़रिए से सफ़र करो या ट्रेन के ज़रिए से, अगला स्टेप आपके लिए ये रहेगा, आप जैसे ही पाकिस्तान में पहुँचोगे, वहाँ पे पहुँचने के बाद पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, उतरते ही करीब के किसी भी पुलिस स्टेशन में या पुलिस चौकी में जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैं आपके मुल्क में आया हूँ और मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है। उसके बाद में आप उसी शहर से, चाहे आप लाहौर पहुँचे हो या कहीं और पहुँचे हो, वहाँ से आपको फ़ौरन इमीडिएटली बग़ैर किसी ताख़ीर के, क्योंकि आपने ट्रांजिट वीज़ा लिया है तो आप ताख़ीर नहीं कर सकते, आपको फ़ौरन उसी वक्त में जहाँ पर आप है वहाँ से जो है तफ्तान के लिए, ये तफ्तान पाकिस्तान और ईरान के बीच का जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, वैसे पाकिस्तान और ईरान के बीच में 3 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ है। आपको फ़ौरन कोई भी वहाँ से बस पकड़कर, ट्रेन पकड़ के जो है, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 72 घंटे का वीज़ा है, आप वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, आप फ़ौरन वहाँ के लिए पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद अब ईरान की जो पॉलिसी है इंडियंस के लिए, तो ईरान इंडियन सिटीज़न्स को एकदम आसानी के साथ में वीज़ा दे देता है, क्योंकि ईरान और इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। इसलिए कि अभी फ़िलहाल इंडिया जो है ईरान के पास से जो ऑयल भी ख़रीद रहा है, तो इंडिया ईरान को रुपये में ही पेमेंट करता है, और इस वजह से जो है ईरान इंडिया के रिलेशन अच्छे होने की वजह से अगर आप यहीं से ईरान का वीज़ा लेकर जाओगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आसानी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो आपके पास में ईरान का भी वीज़ा है। अब हज का वीज़ा तो ऑलरेडी आपने लिया हुआ था, तो आप जो है पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके ईरान पहुंच गए, ईरान का बॉर्डर भी आपने क्रॉस कर दिया। तो अब ईरान में एंट्री के साथ में ही आप ईरान के कैपिटल तेहरान पहुंच जाए। अगर आपका दिल चाहता है तो ईरान के और जो बड़े बड़े शहर है, जैसे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पैदा हुए थे, गैलान, वो भी ईरान के अंदर है, आप उसकी ज़ियारत कर सकते। इसी तरीक़े से सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिस शहर संजर में पैदा हुए थे, वो भी ईरान में है। उसके अलावा मशहद एक बहुत बड़ा शहर है, बुज़ुर्गान दीन का की बहुत बड़ी निस्बत है उस शहर से। ऐसे ही ईरान के अंदर आप वहाँ जाने के बाद में तहक़ीक़ात करोगे तो आपको वहाँ पे ऐसे कई शहर मिलेंगे, क्योंकि ईरान से मुसलमानों की पूरी तारीख़ वाबिस्ता है, हमारे बुज़ुर्गान दीन की, औलिया अल्लाह की। अक्सर हमारे बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो है उनकी विलादतें ईरान में ही हुई है। चूँकि अब आपके पास में ऑलरेडी 1 महीने का ईरान का वीज़ा है, तो आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं, 8 दिन 15 दिन माशाल्लाह आपने वहाँ पे आराम किए। अब उसके बाद अगर आपको आगे का सफ़र शुरू करना है तो सबसे पहले आप तेहरान में रहते हुए ये तहक़ीक़ करें कि तेहरान से डायरेक्ट जो बस है वो जिद्दा के लिए या मक्कतुल मुकर्रमा के लिए कहाँ से निकलती है, क्योंकि मुझे ये चीज़ कन्फर्म पता है कि अक्सर जो ईरानी हुज्जाज है या ईरान से जो ज़ायरीन मक्कतुल मुकर्रमा आते हैं वो अपनी अपनी बसें लेकर आते हैं, और वहाँ से बहुत सारी ट्रैवल्स की जो बसें हैं वो तेहरान से लेकर जिद्दा तक और मक्कतुल मुकर्रमा तक का सफ़र करती है। क्योंकि देखो ये सारे मुल्क जो है एक दूसरे को लगे हुए हैं। अब हमारे इंडिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तेहरान से मक्कतुल मुकर्रमा, तो वह ऐसा ही है जैसा दिल्ली से लेकर मुंबई तक, या दिल्ली से लेकर पुणे तक, या दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, क्योंकि ज़्यादा फासले नहीं हैं। हम लोगों को लग रहा है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क का जो है सफ़र हो रहा है, लेकिन मुल्क बहुत छोटे छोटे हैं। तो अब अगर आप ईरान से डायरेक्ट बस लेते हैं तो आपको फिर भी इराक़ का जो ट्रांजिट वीज़ा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप तेहरान में रहते हुए भी ले सकते हैं और इंडिया से भी लेकर जा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप टुकड़े कर कर भी जाना चाहते हैं अपने तौर पर, कि और आपको इराक़ में कुछ दिन रहने का अगर आपका इरादा है कि इराक़ की भी ज़ियारतें करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इराक़ का भी वीज़ा ले लीजिए, आसानी के साथ में हम इंडियंस को मिल जाता है। इराक़ में जब आप दाखिल होंगे तो ये चीज़ मेरी याद रखना कि ईरान से इराक़ में दाखिल होने के कई पॉइंट्स है, उनमें से बसरा का जो पॉइंट है, बसरा वाला जो पॉइंट है, उसी पॉइंट से आपने इराक़ में एंट्री करना,
क्योंकि वो आपको डायरेक्ट इराक़ के अंदर जोड़ेगा। तो बसरा पहुँचेंगे तो बसरा में आपकी ज़ियारतें हो जाएंगी। वहाँ से बगदाद जाना है तो बगदाद जा सकते हैं, वहाँ से करबला जाना है करबला जा सकते हैं, कूफा जा सकते हैं। पूरे इराक़ में अगर आपको रुकना है आपको 1 महीने का वीज़ा मिलेगा। और फिर वहाँ से बगदाद से भी डायरेक्ट मक्कतुल मुकर्रमा के लिए, जिद्दा के लिए बसें चलती है। तो ये एकदम आसानी वाला मैंने आपको सफ़र बताया, क्योंकि आपको ईरान तेहरान से और बगदाद से आप वहाँ पहुँच गए, इसका मतलब आप जो है जिद्दा या मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुँच गए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जाने से पहले एक मरतबा ये सारे मुल्कों की वीज़ा पॉलिसीज़ और ये सारी इन्फॉर्मेशन मालूमात एक मरतबा ज़रूर हासिल कर लेना। हज का वीज़ा अपने साथ में ज़रूर लेना, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस जो है हर 15 दिन को, महीने को बदलते रहते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हर गरीब अमीर हर एक को अपने घर के ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।